दिस इज विवेक यादव और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। और आगे बढ़ने की ज़रूरत केवल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक भी थे, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ऑफ कोर्स वो सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन के दौरान वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब कि बाहर छोड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर आता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस बस्ट हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जितनी देर मैंने ये सेंटेंस बोला है उससे भी कम टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो बता दूं कि टाइम जो लगता है वो 10⁻12 सेकेंड यानी कि 1 पिको सेकेंड के बराबर समय लगता है केवल वहाँ से यहाँ आने में। ठीक, ओके। सो ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत थी। लेकिन मॉडिफिकेशन कर जो किसने किया था उसका नाम है नील्स बोर। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि नील्स बोर की तरफ हमको ले जाएंगी। इसीलिए आज का लेक्चर केवल और केवल उस चीज़ों पर डिवोटेड है जिसमें आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जिसकी वजह से नील्स बोर ने वो मॉडिफिकेशन किए जो वो करने वाले थे। लेकिन अभी बता दूं कि इन सब की शुरुआत हुई थी इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ उस पर। बट बिफोर दैट, लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसा होता है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में लाइट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे लाइट से। ठीक है, सो हेडिंग जो होगी वो होगी नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। अगर आपको क्लास 6 की डेफिनेशन याद हो तो ये आपसे कोई पूछता था कि लाइट क्या है तो आप क्या बोलते थे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको कोई भी चीज़ दृष्टिगोचर कराती है, यानी कि दिखाती है। करेक्ट। आप हमको कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन के दौरान आपकी आंखों पर पड़ी, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। अगर लाइट ना होती तो आंख का भी कोई यूज़ ना हो पाता। ठीक, यानी कि लाइट ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है एनर्जी का भी, और साथ ही साथ सॉरी एनर्जी तो है ही, वो लाइट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा लाइट से मिलती है आपको। करेक्ट। अब लाइट क्या है उसके बारे में जानने के लिए जिसने सबसे पहली जद्दोजहद की थी उसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल सर ने किया क्या था? प्लग्ड अप the four fundamental equations of electricity and magnetism। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ लॉज थे जो कि आप अभी नहीं क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उनको केवल बस टच करके वापस आ जाएंगे। हम उसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है और दूसरी बात ये अगले ईयर में आएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, बस इतना तो जान ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो चार्ज की वजह से आती है और मैग्नेटिज्म जो आता है वो करंट की वजह से आता है, और दोनों अलग अलग बातें हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, मैग्नेटिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें होता क्या है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट की वजह से जो भी इफेक्ट होगा उससे हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कम फ्रॉम मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अभी तक। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैग्नेटिज्म जो होगा वो करंट से आता है, ना कि मैग्नेटिक चार्ज से। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज को के बारे में तो खेल जो है वो सबसे ज़्यादा खेला गया था बाय कूलम जी ने खेला था। और मैग्नेटिज्म के साथ जो सबसे पहला जो इनिशिएशन हुआ था वो हमारे
दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम लॉरेंट सर है जिन्होंने मैग्नेटिक फोर्स की डिस्कवरी की थी, और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम बायोट और दूसरे उनके साथ कलीग थे शेवर्ट। दोनों के मिलने से बायो शेवर्ट लॉ आता है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो आगे है। ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से दो साइंटिस्ट और, एक का नाम था गॉस और एक का नाम था एम्पियर। तो इन चार लोगों ने मिल करके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 4 लॉज दिए थे। ठीक है, उन 4 लॉज को प्लगअप करके जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सर ने जो है वो 4 इक्वेशन निकाली थी, और उन इक्वेशन को प्लगअप करने के बाद केवल एक इक्वेशन निकाली थी जो कि एक वेव इक्वेशन थी, और ये देखा गया था कि लाइट जो है वो एक वेव है। करेक्ट, सही बात है, लाइट एक वेव है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कोई वेव को, अगर आपको हम कहते हैं कि हमने आपको कोई क्वांटिटी दे दी या कोई एक फिनोमेना दे दिया और आपसे पूछे क्या ये फिनोमेना वेव फिनोमेना है, उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो वेव को टेस्ट करने के केवल 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका जो है उसको कहते हैं इंटरफेरेंस, दूसरा तरीका उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, और तीसरा तरीका क्या है? पोलराइजेशन। केवल नाम बता रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये अगले क्लास का पार्ट है। ओके, सो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है अभी बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तीनों ही फिनोमेना को सपोर्ट करती है, इसीलिए लाइट को एक वेव माना गया। लेकिन लाइट जो है ऑर्डिनरी वेव नहीं है। ऑर्डिनरी वेव जैसे मैकेनिकल वेव्स होती है, उसमें पार्टिकल क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन क्या करता है अबाउट इट मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के अलाउंग जो है अगर वो फ्लक्चुएट करेगा, तो हम कहते हैं कि वो जो वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। और अगर पार्टिकल का मोशन यानी पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है वो टू एंड फ्रो मोशन परपेंडिकुलरली करता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो आप कहेंगे कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये तो क्लास 9 की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि लाइट एक ऐसी वेव है जिसमें कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो ये देखिए। अभी बोला लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉस को क्या करना पड़ा था? प्लगअप करना पड़ा था। तो लाइट का जो मॉडल है, या यूं कह सकते हैं लाइट को जो पिक्चराइज करने की कोशिश की गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। ये वर्ल्ड 2 डायमेंशन तो है नहीं, 2 डायमेंशन पे आप सिनेमा वगैरह देखते हैं, हीरो मार रहा है ढिशुम ढिशुम, लेकिन यहाँ पर ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, लाइफ 3 डायमेंशन चलती है। सो आपको 3 डायमेंशन जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये 3 डायमेंशन है। एक को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, से x, वर्टिकल डिस्टेंस को से y, और इसको हम नाम दे रहे हैं z। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि एसी या इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? वो ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप करता है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट का पहचान ये है कि वो अपनी जो साइकिल्स होगी या अपनी वैल्यूज होगी या अपनी पीक वैल्यू जो होगी वो खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा, इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, सो हम मान लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि लगाया गया था, और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, तो फोर्स जो हमारा क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाइब्रेट कर रही है तो हमारा चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई रस्सी दे दूँ, ठीक है, एक सिरा आपने किसी तरह बांध दिया और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ा, अगर आप उस रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या रस्सी ऑसिलेट करेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने हाथ को टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो आपने सोर्स आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, फोर्स टू एंड मोशन कर रहा है, इसीलिए वो चार्ज पार्टिकल यानी कि उस रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वैसे ही हमने क्या किया? चार्ज पार्टिकल को ऑक्सीलेट किया। ऑक्सीलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड लगा करके भी ऑक्सीलेट कर सकते हैं, आप बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं। फील्ड के ऑक्सीलेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फील्ड जो होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है, चार्ज पार्टिकल जाने की संभावना कम है, क्योंकि अगर कहीं रास्ते में रुकावट आ जाएगी तो वो नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान ले रहे हैं कि वो एक्स और ये एक फ्लक्चुएशन है। ठीक है, और अगर मैं इसकी पीक वैल्यू जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हुए आए हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं ई नॉट।
ये पीक वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि ऑक्सीलेट कर रही है विद टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। क्लियर? अच्छा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब होने वाला इसमें लाइट में खास बात क्या है? लाइट में खास बात ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने दिखा दी, मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन उसका जो फ्लक्चुएशन होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। ये जस्ट समझिए, ये बोर्ड के बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है? ये ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, परपेंडिकुलरली। ये अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अब आपका टुवर्ड्स द नेगेटिव साइन, यानी कि पोलराइजेशन चेंज हो गया है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? वो अब इनटू द बोर्ड जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है? इनटू द बोर्ड जा रहा है। ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये समझ लीजिए, ये जो पार्ट है, ये जो आपका लूप है, ये अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही है एक्स वाई प्लेन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्जेक्ट प्लेन में फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन जो आपकी हमारी जो वेव है उसका नेचर कुछ और ही है। वो ट्रेवल करेगी विद डायरेक्शन जो कि इन दोनों वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्जेक्ट प्लेन है, तो ये जेड डायरेक्शन में क्या करेगा? प्रोपगेट करेगा। ठीक है, ओके। सो हम ये जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पिक्चर है जो कि मैक्सवेल ने दिया था। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट करते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देगी जिसको हम लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरफेरेंस भी टेस्ट किया जा चुका है, डिफ्रैक्शन टेस्ट भी किया जा चुका है, और पोलराइजेशन भी टेस्ट किया जा चुका है, और तीनों में सक्सेसफुल थी। ठीक है, ये लाइट के बारे में सबसे ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी जा सकती है इस समय। और अब बात करते हैं इसका इंटरेक्शन विद मैटर। अब ये मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगी, वो भी मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन हमने कहा है हम जस्ट केवल टच करके चले आएंगे। ठीक है, सो जो सबसे पहला इंटरेक्शन है लाइट का वो था किसी चीज को हीट करना। हीट के मामले में जो सबसे एक्टिव चीज है वो है ब्लैक बॉडी। आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी क्या होती है? वेल, ब्लैक बॉडी जो होती है वो डिफाइन की जाती है इस तरह से कि ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो कि हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे क्या मतलब है भैया? ये बताइए कि आप हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? आपका आंसर होगा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमें क्या पता। तो बता दूं कि आप हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि अगर आप हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो आप हमको ब्लैक नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि अंधेरा क्या होता है? अंधेरे का मतलब लाइट चला जाना नहीं होता, बल्कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है पहले मैटर से, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी कर्व। ये एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो कि खूब सारे साइंटिस्टों ने मिलकर डिजाइन किया था। डिजाइन नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से कर्व डिजाइन हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या थी जिसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं, उसके हम डिटेल बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर हीट का हम कर्व ड्रॉ करें जो कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ यानी कि लेंथ, तो हम स्पेस भी लिख सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ उचित होगा। ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे क्या? पाएंगे ये कि आपको एक कर्व मिलेगा, ये कर्व पहली बात देख लीजिए, पहले तो वो मिनिमम से स्टार्ट हुआ, कुछ जाकर के पीक पे गया, और पीक पे जाने के बाद फिर क्या हो गया? चला गया। वेल, लग तो ये कॉन्टिन्यूअस रहा है, करेक्ट, यानी कि हीट जो होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगी। अच्छा, लेकिन अच्छा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.5 फ़ारेनहाइट।
बुखार हो जाएगा तो कुछ लोग कहते हैं 102 डिग्री बुखार चला गया, तो यानी कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो गर्मी लगेगी सर्दी लगेगी, तो आप कहेंगे गर्मी लगेगी, बढ़िया है, मज़ा आ गया। यानी कि अगर मुझे इस पर और टेस्ट करना है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लेता हूँ कि ये टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, ठीक है। सो आप देखेंगे कि पहले पीक वैल्यू कुछ यहां पर थी, अब वो पीक वैल्यू कुछ यहां पर आ गई, यानी कि ये टेम्परेचर T2 है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर राइज कर दूं, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो जो इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ चली जाएगी। याद रखिए वेवलेंथ की डायमेंशन ऐसे बढ़ती है, तो इधर जाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ आपको बढ़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को या किसी भी बॉडी को, ब्लैक बॉडी में सबसे अच्छा आपको देख सकेगा, इसलिए ब्लैक बॉडी लिया गया था। जब ब्लैक बॉडी में हम क्या करते हैं, किसी को एनर्जी देते हैं, तो होता ही है कि पहले छोटी छोटी वेवलेंथ पे पहले इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुई, एक खास वेवलेंथ जिसको लैम्डा नॉट कहते हैं, इस वेवलेंथ पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और फिर कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, करेक्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी शॉर्टर वेवलेंथ तक जाने लगेगी। ये क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। हालांकि कोशिश की थी कुछ साइंटिस्टों ने, जिनमें से 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम जीन्स था, JEANS, और एक वीन्स थे, जिन्होंने जीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, और रिले जीन्स क्राइटेरिया भी कुछ होता है इस लॉ के अंदर, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी हम लोग स्टडी कर रहे थे, और स्टडी में पाया था कि ये कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये कर्व कैसे आएगा, ठीक है। फिर मैक्स प्लांक, जो कि केवल और केवल कर्व फिटिंग कर रहे थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक्स थियरी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी, जो भी कह लीजिए। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी जो होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो मैक्स प्लांक है उन्होंने कहा था कि लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि चंक्स में आती है, डिस्क्रीट होती है। और न्यू जो है, इसको हम न्यू पढ़ते हैं NU, ये नया वाला न्यू नहीं है, ये NU न्यू पढ़ते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ लाइट। और जो H है इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि कर्व फिटिंग के दौरान मैक्स प्लांक ने यूज किया था। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो H मस्ट बी इक्वल्स टू 6.6 टाइम्स 10 की पावर -34 जूल्स सेकंड आती है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि लाइट जो कि कंटिन्यूअस नहीं होगी बल्कि चंक्स में होगी, ठीक है। कह दिया भैया, मजा आ गया भाई। आप साइंटिस्ट, आपने कहा सही होगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? तो हमारे फ्रैंक और हर्ट्स नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट कैसे किया वो देखिए। टेस्ट इस प्रकार से है, आप क्या कीजिए, ग्लास ट्यूब हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। आप एक ग्लास ट्यूब लीजिए और फिर आप करिए ये कि इस ग्लास ट्यूब में अगेन एक मेटालिक प्लेट लीजिए, लेकिन ये मेटालिक प्लेट अब होनी चाहिए फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव क्या होता है अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। फोटो सेंसिटिव होनी चाहिए। दूसरा एक और प्लेट ले लूं, ठीक है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। लेकिन अच्छा चलिए, ये जंक्शन है,
और ये दो पोल्स हैं जहाँ पर मैं यहाँ बैटरी लगा रहा हूँ। ये हमारे पास 4 टर्मिनल्स हैं। इन 4 टर्मिनल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर। ठीक है, अब देखिए क्या, देखिए ये कि ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। जब बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल उठा करके हम जोड़ दें कैथोड से, देख लीजिए, ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव को से जोड़ देते हैं तो ये कैथोड था मेरे पास, इसको कैथोड बोल रहे थे, और नेगेटिव है तो कैथोड पक्का हो गया, और हमने पॉजिटिव पोटेंशियल उठाया और से जोड़ दिया, यानी कि जुड़ गया पॉजिटिव से। ठीक है, फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है लाइट के प्रति सेंसिटिव होना, यानी कि अगर इस पर लाइट गिरेगी तो इसके अंदर कुछ हलचल होगी। वो हलचल क्या होगी वो भी देखिएगा। हमने एक इनलेट लगाया, इनलेट का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ आ सकती है। आप सबके घर में रोशनदानी होगी, वैसे ये भी एक रोशनदानी समझ लीजिए, हालांकि यहाँ इस भाषा में इसको विंडो कहा जाता है। ठीक है, और आपने बाहर से यहाँ पर कोई एनर्जी सोर्स रखा हुआ था, से एस। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस सोर्स से कुछ रेडिएशन आ रही थी, लाइट किसी भी तरह की आ रही थी। ठीक है, लाइट अंदर आई थी। जब ये लाइट अंदर आ रही थी तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये एक बेसिक फिनोमेना है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही थी तो उस पर टकराई, टकराने के बाद हुआ क्या, यहां से देखा ये गया कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना कहकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों कहते हैं ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अभी तो नहीं लेकिन बाद में जरूर बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, क्या ये लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं कि इसकी वजह से निकले हैं? तो आंसर ये है कि ये निकले हैं लाइट की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि हमने बैटरी हाई टेंशन वाली लगा रखी है, जी नहीं, बैटरी नॉर्मल है। ठीक है, अब किए क्या, करिए ये कि आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। इंटेंसिटी जब बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि जो करंट होगी, यानी कि भाई इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया था तो ये नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों पे फोर्स और पल्स लगेगा। उसके अलावा इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल रखा गया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने देखा लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। द इजेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है ना, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट है जिसमें लाइट जब मेटल सरफेस पे पड़ता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट या बाहर निकलते हैं, और इन बाहर निकले हुए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे तो एक करंट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ से हमने रेडिएशन दिया, यहाँ पे पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, रिपल्सिव फोर्स लगा जिसकी वजह से आगे बढ़े, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली है तो अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होने के बाद फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो क्या ये एक लूप बना? बिल्कुल बना, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया तो एक करंट बहेगी। ये करंट बहुत छोटे ऑर्डर की होती है बट होती है, इसीलिए इस करंट का जो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ,
इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली से रिजेक्ट हुए हैं, और जब यहाँ पहुंचे तो आपको जो करंट मिलेगी उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखा ये गया कि अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो फोटो करंट बढ़ जाएगी, फोटो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी मैं अगर फ्रीक्वेंसी घटा दूं और इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ठीक है, तो लाइट तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई खास वजह है जो कि केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही बल्कि किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और तब ये पाया गया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो लाइट क्या होगी, वो आपको मोर इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है। इसीलिए इस चीज़ को, इस फोटो इलेक्ट्रॉन या के एमिशन को, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के उसी रिलेशन का सहारा लिया, और यहाँ से इन्होंने ये दिखाया कि लाइट कम्स इन चंक्स, क्योंकि अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर जो नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ना होते तो ये रिलेशन भी काम ना आता। ये काम आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो रिलेशन दिया गया था वो बिल्कुल सही था, पहली बात। दूसरी बात, आप केवल इतना ही नहीं कर सकते, एक और काम है, आप इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का रिलेशन क्या था वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो देखिए हम क्या दिखा सकते हैं उसमें। अगर हम पोलैरिटी रिवर्स कर दें यहाँ की, ठीक है, तो उल्टा इफेक्ट होगा, बट वो अभी नहीं, वो आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो अगर कोई रेडिएशन दी जाती है तो होता ही है कि अगर ई एनर्जी की रेडिएशन आपने दी, ठीक है, तो पहले रेडिएशन कहाँ जाएगी, फोटो सेंसिटिव मेटल पे जाएगी, सरफेस पर। फिर क्या होगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर निकलने के बाद जो बची हुई एनर्जी वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यहाँ दो काम हो रहे हैं, पहला काम ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और दूसरा काम हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसमें जो खर्च की गई एनर्जी है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, एच न्यू नॉट। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी जिसके बिलो जाने पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा फोटो करंट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन यानी कि E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो, इफ जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो है तो फोटो करंट जो है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। जब हायर होगी तभी मिलेगी। उसके अलावा हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जिसको हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब यहां से आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट आपके हाथ में है, क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ाइए एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी क्रैंक कीजिए एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो एच न्यू था, और वर्क फंक्शन हमारा एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम आपको तब मिलेगा जब ये बैलेंस रहेगा, यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से इस 2 को उधर भेज सकते हैं, h कॉमन निकाल सकते हैं, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m का स्क्वायर रूट विल गिव यू व्हाट, v मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर मेटल के लिए या हर सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ से आप हर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो भी आप निकाल सकते हैं। स्टिल यहाँ से भी यही प्रूफ आ रहा है कि जो लाइट होगी वो चंक्स में आएगी। उसके अलावा
कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें से कॉम्पटन इफेक्ट भी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, बट उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है एनसीईआरटी में। ओके, एक तो प्रूफ ये था, आपने देखा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वेव नेचर को भी फॉलो कर रही है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात की गारंटी है कि वो चंक्स में भी आती है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। लाइट के पार्टिकल को नाम दिया गया फोटॉन, ठीक है। अच्छा, जब फोटॉन नाम दिया गया तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। एटम है, लाइट पड़ी तो हुआ क्या वहां पर, ठीक है। तो एक टेक्निक और यूज की गई, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेस्ट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बताया गया, आपने प्रिज्म देखा है, देखा है। अगर आप लाइट प्रिज्म पे डालते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, जिसके बाद वो स्पेक्ट्रम आपको मिल जाता है। ये 10th क्लास का टॉपिक था। बट अगर आप भाई सनलाइट को आपने देखा, आपने प्रिज्म पे डाला तो वो कलर्स में डिवाइड हो गई, आपको रेनबो दिखा देगा। अगर सनलाइट से करना है, अगर आप नॉर्मल लाइट से करेंगे तो आपको रेनबो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको 4 कलर, 3 कलर, 2 कलर ऐसे दिखाई पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गैस लीजिए, कोई भी गैस ले सकते हैं, उस गैस को आप एक वेसल में बंद कर दीजिए, बंद कर दिया, बंद करने के बाद आप क्या करिए, इसको किसी भी एनर्जी सोर्स के थ्रू आप इसको एनर्जाइज कीजिए, कोई भी एनर्जी सोर्स आप लगा लीजिए, ठीक है। आपने इसको एनर्जाइज किया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, से हाइड्रोजन, कोई भी एक गैस, कोई भी एक गैस, ठीक है। आपने इसको एनर्जाइज किया विद सम थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या कुछ भी एनर्जी देकर के आपने इसको क्यों एनर्जाइज किया। एनर्जाइज करेंगे तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नाम से, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से रेडिएशन बाहर निकली। आप ट्यूबलाइट में देख सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन बाहर निकली। अगर उस रेडिएशन पर आप प्रिज्म रख दीजिए, प्रिज्म रख दीजिए, तो अब क्या मिलेगा, भैया पहले कि भैया वही स्पेक्ट्रम नजर आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि आपको स्क्रीन पर कुछ लाइन्स में मैंने कुछ लाइन्स बनाई है, अभी इनके ऑर्डर की बात, इनके बीच में डिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है मुझे नहीं पता अभी के लिए, ठीक है, बट ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको लाइन्स मिली, इनको हम स्पेक्ट्रल लाइन्स कहते हैं, ना कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब बैंड होता है, ये बैंड नहीं बल्कि लाइन्स है, इसलिए इसको कभी कभी लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम को एक और नाम दिया गया, आप छोटी क्लास में तो बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसेंस थी कि कोई एक थ्योरी हो जो कि इसको एक्सप्लेन कर सके। लेटर ऑन नील्स बोर ने इन एक्सपेरिमेंट का सहारा लेकर के बात की थी उस चीज़ की जिसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम कहते हैं उस समय। लेकिन बोर के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो कल डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, हम फिर से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। धन्यवाद।